नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, पीएम मोदी ने 6350 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी में बोलते हुए महिलाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हम काशी की माई बहन के प्रणाम करता है। कांग्रेस, टीएमसी और सपा ने एक बार फिर महिलाओं के साथ छल किया है। सम्मेलन में राजनीति, स्वयं सहायता समूह, चिकित्सा आदि वर्गों की 44 महिलाएं मंच पर बैठाई गई हैं। प्रधानमंत्री ने 6350 करोड़ रुपए की 163 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें सिग्नेचर ब्रिज और कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शामिल है। पीएम ने 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। एक ट्रेन वाराणसी से पुणे के बीच चलेगी, दूसरी ट्रेन अयोध्या से मुंबई के लिए शुरू हुई। यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियां होंगी, योगी का ऐलान। सीएम योगी ने मंगलवार को लखनऊ में ऐलान किया कि इस साल यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा, होमगार्ड, पुलिस और दरोगा के पदों पर भर्ती होगी। सीएम ने इस दौरान पुलिस विभाग में 936 रेडियो ऑपरेटर को ज्वाइनिंग लेटर बांटे, उनके साथ फोटो खिंचवाई। सीएम ने कहा, पिछले 9 साल में 2,20,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती निष्पक्ष तरीके से की गई, जो एक रिकॉर्ड है। बहुत सारे राज्यों की पुलिस बल की संख्या 2,20,000 नहीं होगी। 500 से अधिक कुशल खिलाड़ियों को पुलिस बल में शामिल किया गया। यूपी में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। आधे से ज्यादा प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। बांदा 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा। बांदा में प्रशासन ने स्कूलों की 1 घंटे पहले छुट्टी करने का फैसला किया है। अब क्लासेस सुबह 7:30 से 11:30 तक चलेंगी। जगह जगह 14 कूलिंग सेंटर बनवाए हैं। लोगों के लिए कूलर, ठंडे पानी और हीट स्ट्रोक से बचाव के इंतजाम है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्व दिशा से आ रही ठंडी हवा की वजह से पश्चिमी और पूर्वी यूपी के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, लेकिन बुंदेलखंड में 1 डिग्री सेल्सियस पारा चढ़ गया है। आज 17 जिलों में आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट है। 35 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। यूपी में ब्रिटिश मौलाना का मदरसा अब ढाया नहीं जाएगा। संत कबीर नगर में ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा का अवैध मदरसा अब ढाया नहीं जाएगा। डीएम आलोक कुमार ने बताया, हाई कोर्ट के आदेश पर ध्वस्तीकरण का काम अगले आदेशों तक रोक दिया गया है। आगे हाई कोर्ट के आदेश पर विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। मदरसा प्रबंध कमेटी ने कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। प्रशासन ने बुलडोजर, पोकलेन मशीनें हटा ली हैं। नोएडा के गांवों में अब नक्शा पास करना होगा। नोएडा प्राधिकरण अब ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में भवन निर्माण से जुड़े नियमों को आसान और प्रभावी बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए साल 2016 में लागू औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन चतुर्थ संशोधन विनियमावली 2016 की समीक्षा की जाएगी। इसमें संशोधन किया जाएगा, यानी ग्रामीण इलाकों में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करना जरूरी हो सकता है। यू शट अप बोलने वाली प्रिंसिपल अब गिड़गिड़ाई। हरदोई में एक बच्चे के अभिभावक से बदतमीजी करने वाली प्रिंसिपल को आखिरकार सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी है। मामला उस समय तूल पकड़ गया जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्कूल परिसर में प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। पीड़िता की शिकायत पर बीएसए ने जांच शुरू की है और प्रिंसिपल का स्कूल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। नोएडा में 12 साल बाद यमुना पुश्ता की होगी मरम्मत। 12 साल बाद यमुना मार्जिनल बंद पर बनी 4 लेन सड़क की मरम्मत की जाएगी। 11.20 किलोमीटर लंबी इस रोड की मरम्मत में करीब 34 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। परियोजना के लिए प्राधिकरण ने इसकी स्वीकृति दे दी है। मरम्मत का काम मई महीने में शुरू हो जाएगा। करीब 3 महीने में इसे पूरा किया जाएगा। यह सड़क ग्राम असगरपुर, रायपुर, नगला नगली, नगला बाजिदपुर समेत नोएडा के कई गांवों को जोड़ती है और यमुना नदी में बाढ़ आने की स्थिति में सुरक्षा तटबंध का भी काम करती है। भारत रूस मिलकर यूरिया फैक्ट्री लगाएंगे। ईरान जंग के कारण पैदा हुए यूरिया संकट के बीच भारत और रूस ने जॉइंट वेंचर में फर्टिलाइजर प्लांट लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ये प्लांट रूस के समारा में लगाया जा रहा है, जो अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसे लेकर हाल ही में एक भारतीय दल ने रूस का दौरा किया है। भारत और रूस के इस साझा प्रोजेक्ट में करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होना है। रूस में लगने वाले 20 लाख टन क्षमता के यूरिया प्रोजेक्ट में
में इंडियन पोटाश लिमिटेड, RCF और NFL शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत खाद के आयात पर निर्भरता कम करना चाहता है। विधानमंडल का विशेष सत्र भाजपा महिला मंत्रियों को उतारेगी। महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में गिरने के बाद यूपी सरकार 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुला रही है। इसमें विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने का प्लान है। इसके जरिए भाजपा सरकार संदेश देने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस और सपा ने महिला विरोधी नीतियों की वजह से बिल पास नहीं होने दिया। वहीं विपक्ष बिल लाने की टाइमिंग को लेकर भाजपा पर निशाना साधेगा। दरअसल केंद्र सरकार जब लोकसभा में संशोधन बिल लाई, उस समय तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव प्रचार चल रहा था। विपक्ष का आरोप था कि भाजपा सरकार देश का चुनावी नक्शा बदलना चाहती थी। यह बिल 2029 के चुनावी फायदे को ध्यान में रखकर लाया गया है। के GMU में छेड़छाड़ के आरोपी डॉक्टर आया को नौकरी से निकाला। के GMU यूरोलॉजी विभाग में अल्ट्रासाउंड के दौरान महिला मरीज से छेड़छाड़ के आरोपी डॉक्टर को नौकरी से निकाल दिया गया है। आरोपी डॉक्टर की तैनाती PPP मॉडल पर मशीन को चलाने के लिए निजी एजेंसी की तरफ से की गई थी। किरकिरी के बाद प्रशासन ने जांच कमेटी गठित की। जांच में पीड़िता के आरोप सही मिले। उसके बाद एजेंसी की तरफ से तैनात डॉक्टर और आउटसोर्सिंग पर तैनात वार्ड आया को नौकरी से निकाला दिया गया है। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता के खिलाफ अवमानना याचिका दायर। विद्युत अधिनियम 2003 के नियमों के खिलाफ प्रदेश में नए कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता लागू किए जाने के खिलाफ सोमवार को विद्युत नियामक आयोग में अवमानना याचिका दायर की गई। याचिका के माध्यम से पावर कारपोरेशन प्रबंधन पर राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। मांग की गई है कि इस मामले में दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीएम योगी बोले, समाज में केवल 4 जातियां। महिला सम्मेलन में सीएम योगी ने भारत माता की जय से अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने माँ गंगा, माँ अन्नपूर्णा, माँ पार्वती का जयकारा लगवाया। कहा, पीएम के विजन की वजह से हम लोग नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। नया भारत न सिर्फ भौतिक बल्कि समग्र विकास की अवधारणा को भी साकार करते हुए विरासत से विकास की तरफ चल रहा है। विकसित भारत की संकल्पना को पूरा कर रहा है, जो कि भारत की नई पहचान दिलाने वाला है। पीएम ने हमेशा कहा कि देश के अंदर 4 जातियां हैं। उन 4 जातियों में समग्र समाज समाहित होता है। पहली नारी, दूसरा गरीब, तीसरा युवा और चौथा अन्नदाता। मुंबई के मीरा रोड स्थित नया नगर इलाके में एक युवक ने 2 सिक्योरिटी गार्ड से उनका धर्म पूछने के बाद चाकू से हमला कर दिया। आरोपी की पहचान 31 साल के जैब जुबेर अंसारी के रूप में की गई है। घटना सोमवार सुबह करीब 4 बजे हुई। दोनों घायल गार्डों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र ATS ने उसके घर से ISIS से जुड़े नोट्स, एक लैपटॉप और कुरान की 3 कॉपियां बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने हमला अकेले प्लान किया था। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा में टिकटॉक का सवाल बना सिरदर्द। इस बार यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का आखिरी दिन कई अभ्यर्थियों के लिए यादगार बन गया। वजह बना एक ऐसा सवाल जिसने परीक्षा केंद्र के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर निकलने के बाद भी उम्मीदवारों को उलझाए रखा। दूसरी पाली के प्रश्न पत्र में पूछा गया कि भारत में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। सवाल के साथ जून 2020, जुलाई 2021, जून 2018 और जुलाई 2019 जैसे 4 विकल्प दिए गए थे। सवाल देखने में आसान जरूर था, लेकिन परीक्षा देकर बाहर निकले कई अभ्यर्थियों ने माना कि वह सही जवाब को लेकर कंफ्यूज हो गए थे। यूपी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की रची जा रही साजिश। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 को प्रभावित करने की साजिश का खुलासा हुआ है। ATS और खुफिया एजेंसियों के पास इनपुट है कि चुनाव से पहले ही कई घटनाएं अंजाम देने की प्लानिंग की जा रही है। ISI और आतंकी संगठन इसके लिए पिछले कुछ समय से कश्मीर से लेकर यूपी, दिल्ली और NCR में सक्रिय हैं। यहाँ युवाओं को बरगलाकर स्लीपर सेल का हिस्सा बनाया जा रहा है और इनसे आतंकी गतिविधियां अंजाम दिलाई जा रही
रही हैं। कृषि विश्वविद्यालय में शुरू होगी पशुओं की डायलिसिस। अयोध्या में अब बेजुबानों के असाध्य रोगों का इलाज और आसान होगा। जिले के आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज के अत्याधुनिक पशु चिकित्सालय एवं पशुपालन महाविद्यालय के चिकित्सा केंद्र पर 1 माह के भीतर पशुओं की डायलिसिस सुविधा शुरू होने जा रही है। इससे अयोध्या समेत पूरे पूर्वांचल के किसानों और पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने लगभग 10 लाख रुपए की लागत से डायलिसिस मशीन खरीद ली है। बंगाल में दूसरे चरण की 142 सीटों पर वोटिंग आज। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग होनी है। चुनाव कर्मचारी ईवीएम मशीन लेकर पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। कोलकाता में एक महिला कर्मचारी गर्मी के चलते बेहोश हो गई। उधर राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ममता की भवानीपुर सीट पर मंगलवार को सीआरपीएफ ने फ्लैग मार्च निकाला। ममता के खिलाफ भाजपा ने शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। सेकेंड फेज में कुल 1473 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 23 अप्रैल को पहले चरण में 92.72% मतदान हुआ था। पुतला फूंकने में झुलसी बीजेपी विधायक से मिलने पहुंचे अखिलेश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को अचानक मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने वहां भर्ती भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल का हाल जाना। अखिलेश ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो अनुपमा मुस्कुराने लगी। अखिलेश ने विधायक का इलाज कर रहे डॉक्टरों से बात भी की। अखिलेश ने मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिस पर एक शेर लिखा, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। गोरखपुर वालों के लिए अब दिल्ली दूर नहीं, चलेगी अमृत भारत। गोरखपुर वालों के लिए अब दिल्ली दूर नहीं रह जाएगी। गोरखपुर से बढ़नी होते दिल्ली तक अमृत भारत और नकहा से गोंडा तक मेमू ट्रेन की सौगात मिली है। इन दोनों ट्रेनों के संचालन को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। रेलवे बोर्ड के निदेशक कोचिंग संजय आर नीलम ने सोमवार को महाप्रबंधक परिचालन को पत्र लिखकर संचालन की तैयारी करने को कहा है। कानपुर देहात में बाढ़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन अलर्ट। कानपुर देहात में संभावित बाढ़ और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी कपिल सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बाढ़ प्रबंधन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई। यह बैठक 28 अप्रैल 2026 को हुई। बैठक के दौरान जनपद के संवेदनशील और बाढ़ संभावित क्षेत्रों की समीक्षा की गई। सभी विभागों को समय रहते अपनी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से राहत एवं बचाव कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों को पहले से ही उपलब्ध और सक्रिय स्थिति में रखने पर जोर दिया। बरेली में 10वीं 12वीं की टॉपर छात्राओं को मिली स्कूटी। बरेली में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मेधावी छात्राओं को आज सम्मानित किया गया। ऑपरेशन उड़न परी के तहत जिले की टॉप 10 छात्राओं को स्कूटी प्रदान की गई। यह वे छात्राएं हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। स्कूटी पाने वाली छात्राओं में वैष्णवी, गुलशन यादव, रजनी सिंह, शिवानी, रश्मि, चमन जहां, नंदिनी गुप्ता, सुरभि यादव, सिमरन मौर्य और खुशी मौर्य शामिल रहीं। स्कूटी मिलते ही छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। अमीन ने किसान के 2,65,000 नहीं जमा किए। हाथरस में एक किसान की शिकायत पर आज जिलाधिकारी अतुल वत्स तहसील सदर पहुंच गए और वहां संग्रह कक्षा का रिकॉर्ड चेक किया। जांच में सामने आया कि एक अमीन ने किसान से प्राप्त 2,65,000 रुपए सरकारी खाते में जमा नहीं कराए थे और इस राशि को छिपाया था। जिलाधिकारी ने अमीन के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। रायबरेली में 36 लाख के केबल चोर गिरफ्तार। रायबरेली नगर कोतवाली पुलिस ने विद्युत विभाग के लिए बिछाई जा रही अंडरग्राउंड केबल चोरी मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लगभग 36 लाख रुपए मूल्य के चोरी के विद्युत तार के 3 बंडल और घटना में प्रयुक्त 2 ट्रक बरामद किए हैं। घटना 25 अप्रैल को मध्य रात्रि को हुई थी। जिला न्यायालय के लिए बिछाई जा रही 33 kV की अंडरग्राउंड विद्युत लाइन के लिए रेलवे लाइन के पास रखे केबल ड्रमों को अज्ञात चोरों ने 2 ट्रकों में लाद कर चुरा लिया था। इस संबंध में ओवर अभियंता रंजीत कुमार की तहरीर पर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। काली नदी पुल पर हथियारों का गैंग पकड़ा गया। मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियारों के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने काली नदी पुल के पास घेराबंदी कर 4 सक्रिय तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार
चार आरोपियों की पहचान सलीम, अनस, नदीम और आरिस के रूप में हुई है। उनके कब्जे से 1.32 बोर की पिस्टल, 2 खाली मैगजीन, 5 देसी तमंचे, बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस और लेन देन में इस्तेमाल हो रही नकदी बरामद की गई है। यूपी में 7 मई से होने वाली स्वगणना के लिए लिंक जारी। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के तहत 7 मई से 21 मई तक स्वगणना की सुविधा शुरू की जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत लोग घर बैठे ऑनलाइन अपने परिवार और मकान से जुड़ी पूरी जानकारी खुद भर सकेंगे। इसके लिए लिंक जारी कर दिया गया है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 33 करोड़ की अनियमितता। जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय एक बार फिर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सुर्खियों में है। वर्ष 2017 से 2022 के बीच पुस्तकों की खरीद में करीब 33 करोड़ 29 लाख रुपए की धांधली का मामला सामने आया है। इस गंभीर मामले पर राजभवन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से 9 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। यह मामला स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय में पुस्तक खरीद को लेकर मिली शिकायत के बाद उजागर हुआ। शिकायतकर्ता उद्देश्य सिंह ने राजभवन और कुलपति को पत्र भेजा था, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कई महत्वपूर्ण खामियां सामने आई। चौड़ीकरण की जद में आई मस्जिदों के लिए मांगा फतवा। उत्तर प्रदेश में चौड़ीकरण की जद में आ रही मस्जिदों के लिए प्रदेश भर से मुफ्ती से फतवा कुरान और हदीस की रोशनी में जो हुक्म जारी किया जाए मांगा गया है। वाराणसी दाल मंडी चौड़ीकरण की जद में आ रही 6 मस्जिदों को लेकर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने सोमवार को जैतपुरा स्थित अबू हनीफा मस्जिद में बैठक की। कमेटी के लोगों ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद, बरेली, मुबारकपुर, मुरादाबाद और बनारस के कई मदरसों से फतवा मांगा गया है। पीलीभीत बनेगा बासमती निर्यात का केंद्र। पीलीभीत में कृषि और निर्यात क्षेत्र में एक नई पहल हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद ने घोषणा की है कि पीलीभीत से अब बासमती चावल का निर्यात दुनिया के 100 देशों में किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए बीडीएफ हेतु टांडा बिजैसी में 7 एकड़ भूमि का औपचारिक हस्तांतरण कर दिया गया है। स्मार्ट मीटर पर एएपी का हल्ला बोल। पूरे यूपी में आंदोलन। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश सरकार पर स्मार्ट मीटर को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर अब स्मार्ट चीटर बन चुके हैं और आम जनता से मनमाने तरीके से वसूली की जा रही है। उनके अनुसार जिन उपभोक्ताओं का पहले लगभग 1500 रुपए बिजली बिल आता था, अब वही बढ़कर 6000 से 7000 रुपए तक पहुंच रहा है। दुधवा में गैंडों की नस्ल बचाने असम से लाए जाएंगे 6 नए गैंडे। दुधवा टाइगर रिजर्व में गैंडों को लेकर वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। यहाँ एक ही वंशावली से पैदा हो रही आनुवांशिक कमजोरी को विभाग रोकने की कोशिश में जुट गया है। इसी को देखते हुए असम से नए गैंडों को लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और इसके लिए उच्च स्तर पर भी पहल शुरू हो गई है। वन विभाग ने असम से दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए 6 गैंडे, 4 नर और 2 मादा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। योगी सरकार के प्रयास से 73,078 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल में स्थापित हुआ ड्रिप इरिगेशन संयंत्र। योगी सरकार में किसानों का हित प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पिछले 9 वर्षों से लगातार कोशिशें जारी हैं। अलग अलग तकनीकी को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाई जा रही है। इसी क्रम में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विकास विभाग ने ड्रिप इरिगेशन बूंद बूंद सिंचाई को बढ़ावा दिया है। यह तरीका अपनाने वाले किसानों को गन्ना उत्पादन में 25% तक बढ़ोतरी मिली है। व्हाट्सएप ने 9400 से ज्यादा अकाउंट्स बैन किए। कंबोडिया से चल रहा था भारत में डिजिटल अरेस्ट का जाल। डिजिटल अरेस्ट स्कैम को रोकने के लिए व्हाट्सएप ने 9400 से ज्यादा संदिग्ध अकाउंट्स को बैन किया है। यह कार्रवाई जनवरी 2026 से शुरू हुए 12 हफ्तों के दौरान सरकारी एजेंसियों से मिले इनपुट और कंपनी के इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर की गई है। व्हाट्सएप की
की जांच में सामने आया है कि भारतीय यूजर्स को निशाना बनाने वाले ज्यादातर अकाउंट्स कंबोडिया के स्कैम सेंटर से चलाए जा रहे थे। जालसाज लोगों को डराने के लिए अपनी प्रोफाइल पिक्चर और नाम में दिल्ली पुलिस, मुंबई हेडक्वार्टर, सीबीआई और एटीएस डिपार्टमेंट जैसे आधिकारिक शब्दों और लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे। यूपी में खाद्य प्रसंस्करण की 18 नई इकाइयों की होगी स्थापना। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की 18 नई इकाइयों की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के तहत गठित राज्य स्तरीय एम्पावर्ड समिति की बैठक इनके प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें स्टार्च निर्माण, डेयरी उत्पाद, पास्ता एवं मुरमुरा उत्पादन, पोल्ट्री एवं कैटल फीड, ऑर्गेनिक उत्पाद प्रसंस्करण और विभिन्न खाद्य उत्पादों के निर्माण से संबंधित इकाइयां शामिल हैं। केंद्र की मंजूरी के बावजूद यूपी में आलू खरीद में देरी, कीमतें गिरने से नुकसान झेल रहे आलू उत्पादक किसानों को केंद्र सरकार ने तो राहत देने का रास्ता खोल दिया है, परंतु प्रदेश के उद्यान विभाग की सुस्ती इसमें रोड़ा बनी हुई है। केंद्र ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत प्रदेश सरकार को 20 लाख टन आलू खरीदने की अनुमति दी है। 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों से आलू खरीदने के लिए 203.15 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिए हैं, परंतु इसके 7 दिन गुजरने के बाद भी उद्यान एक क्रय केंद्र भी शुरू नहीं कर पाया है। योगी आदित्यनाथ ने असम व पश्चिम बंगाल में कुल 27 जनसभाएं व रोड शो किया। उनका चुनावी प्रचार अभियान 3 अप्रैल को असम से शुरू होकर सोमवार को प्रचार के अंतिम दिन पश्चिम बंगाल में 2 चुनावी जनसभाएं व 2 रोड शो किए। दौरे की शुरुआत असम के सोनितपुर और बारपेटा से हुई थी, जहां शुरुआती जनसभाओं के जरिए माहौल बनाया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 12 अप्रैल से अभियान ने तेजी पकड़ी। पूर्व मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पश्चिम बर्धमान और वीरभूम जैसे जिलों में लगातार सभाएं कर संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया गया। गुजरात निकाय चुनाव, सभी 15 नगर निगमों में बीजेपी जीती। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। राज्य के 15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों के चुनाव की काउंटिंग सुबह 8 बजे से जारी है। इनमें 9,992 सीटें हैं। भाजपा ने अब तक 6,161 सीटें जीत ली हैं। कांग्रेस के खाते में 1,315 और अन्य को 592 सीटें मिली हैं। इस चुनाव भाजपा का स्ट्राइक रेट 76% है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि उसे 380 सीटों पर जीत मिली है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 3 उम्मीदवारों को जीत मिली है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।